हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। मेरा नाम शुभम है और आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोग अभी फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं। फिजिक्स क्लास में आज लगभग हमारी 9वीं क्लास है। आज हम वर्क एनर्जी और पावर एक टॉपिक है, उसको करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एक वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। और हम लोग जितनी भी चीज़ें करवा रहे हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है या जहाँ भी फिजिक्स पूछी जाती है, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तो लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का सिलेबस है। लगभग लगभग क्या 10वीं तक के सिलेबस से ही आना है। तो हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आती हैं वही चीज़ें करवाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम अभी हमने क्या बताया, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क की बात करते हैं, क्या होता है कार्य। क्या होता है कार्य होता है जब किसी वस्तु पर, ठीक है। अब डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है ना। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए। बल क्या था, हमने बताया था ना। बल वह निकाय एवं धक्का है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दे या करने का प्रयास करे। हमने बताया था ना इसकी डिफिनीशन फोर्स की। तो उस बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, बल लगाया जाए और उस बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, तब कहा जाता है कि बल ने कार्य किया। तो इसके डिफिनीशन से एक फार्मूला निकल के आता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चार विकल्प दे दिए गए, वर्क डन का जो है फार्मूला ही पूछ लिया गया। क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस दिशा में विस्थापन हो। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, हमने इधर से एक फोर्स लगाया और ये बॉक्स यहाँ से हट के यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लिया। मान लीजिए कि कोई इसका भार है, कुछ है, मान ले कुछ भी मान लेते हैं, 60 न्यूटन का मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर हमको पूछा जाए कि वर्क डन कितना है, तो अगर हमने कह दिया भाई फोर्स इतना लगाया और इतना डिस्प्लेस हुआ, तो उतना उसका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो फार्मूला लिखा है। और कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो हम इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या है, ये अदिश राशि है, ठीक है। हमने जब यूनिट मेजरमेंट पढ़ाया था तब भी कह दिया था कि जो टॉपिक जहां मिलेगा वहीं बताया जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हरदम याद रखना, वर्क अगर पूछा जाता है तो यह एक अदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अच्छा, जूल मतलब न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। एक जूल जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो न्यूटन मीटर मैंने बताया ना। एक न्यूटन का बल लगाया किसी चीज पे और 1 मीटर विस्थापित हो गया, मतलब 1 जूल हो गया, ठीक है। तो कार्य का यूनिट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ये भी ग्रुप डी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कार्य का मात्रक बताइए, तो आपने कह दिया भाई जूल होता है, ठीक है, आपका हो गया। जब न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर भी इसे लिखा जा सकता है ना। अब हो गया, बात करते हैं कार्य के प्रकार पे। कार्य कितने प्रकार का होता है, देखो। कार्य जो है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कार्य शून्य होगा। कैसे, अब जैसे कि शून्य कार्य कब हुआ, जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स लिया पे कोई फोर्स लगाया और लगाते रहे लेकिन वो खिसका ही नहीं, अपनी जगह पे ही बना रहा। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हुई तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था वो, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर फोर्स हमने चार्ज इतना लगा दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा तो वैल्यू जीरो आएगी ना, तो कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ ना। तो कार्य का एक प्रकार ये भी हो गया ना कि एक तो धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा, या शून्य होगा। तो शून्य ऐसे हो गया। धनात्मक कैसे हुआ, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। धनात्मक कैसे है, जब जिस दिशा में बल लगाया गया उसी दिशा में विस्थापन हो गया इसका, ठीक है। अगर कोई बॉक्स है, अब बॉक्सेस से समझ रहे हैं, जैसे बॉक्सेस समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको आसान समझ में आएगा। बाकी मैंने एक एक चीज खुद लिखी है, मैं सारी स्लाइड खुद तैयार करता हूँ ना, तो मैं ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सारी चीजें करता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब एक बॉक्स को आगे की ओर धक्का देना, और जैसे एक ही दिशा में बल लगा, जिस दिशा में बल लगाया गया उसी दिशा में विस्थापन हो इसका। इस दिशा से मान लीजिए इधर से फोर्स लगाया गया, एक व्यक्ति है इधर से धक्का मार रहा है और इसी दिशा में इसका विस्थापन हो रहा है, तो ये क्या है, ये धनात्मक कार्य है, पॉजिटिव वर्क है, मतलब पॉजिटिव वर्क है ना। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक बॉक्स को आगे धक्का देना और वो आगे बढ़ना, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में किसी वस्तु का गिरना। जैसे
सेब गिरा था ना न्यूटन के ऊपर, वो सेब अगर गिर रहा है तो नीचे को गिर रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है उसको नीचे गिराया जा रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो नीचे को है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे को लग रहा है, तो ये धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, अगर 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी बॉक्स को 5 मीटर धक्का दिया जा रहा है, अब ये बॉक्स है, इसको इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया गया और 5 मीटर धक्का किया, मतलब बॉक्स 5 मीटर डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया। अगर कोई पूछे वर्क डन कितना है, तो 10 × 5 बराबर 50 जूल का काम कर दिया हमने, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये धनात्मक कार्य हो गया। अब ऋणात्मक कार्य क्या है? ऋणात्मक कार्य क्या है? जब मान लो आप किसी बस से निकले पेपर देने के लिए ग्रुप डी का, ठीक है, अब बस वाले से आपने कहा भैया थोड़ा सा लेट हो रहा है हमको, आप थोड़ा बस तेज करिए। उसने जैसे ही बस को बढ़ाया, सामने एक गाय आ गई। ठीक है, अब गाय आ गई तो उसने ब्रेक ले लिया। और जब उसने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ कि बस आगे को जा रही थी, ब्रेक लगाया तो एक बल पीछ उसको रोकने के लिए इधर से बल लग रहा है ना, उसको रोकने के लिए बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, तो ये ऋणात्मक बल है, मतलब उसकी स्पीड को आगे को है, मतलब वो विस्थापित आगे को हो रही है और फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये ऋणात्मक बल हो गया। ठीक है, जैसे 20 अब उस पर घर्षण बल लग रहा है 20 न्यू। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती है, घर्षण बल काम करता है। ठीक है, घर्षण बल काम इसको बता चुके हैं आपको हम। मैं कहता हूँ ना, मैंने इसको पढ़ाने से पहले छोटी छोटी सारी चीजें करा रखी हैं, इसलिए कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। घर्षण बल आपको पता है, फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया था ना, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इसीलिए पहले बताया गया कि आपको फ्रिक्शन समझ में आए। 20 न्यूटन का घर्षण बल लगता है, पिंड को 4 मीटर रोकता है। ठीक है, तो जो भी कार्य होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है, तो -80 जूल हो जाएगा ना, क्योंकि 20 न्यूटन का बल लगा और 4 मीटर रोका उसको। ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगा तो -80 जूल हो जाए, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक कार्य। ठीक है, अब कार्य की दिशा में प्रभाव के बारे में जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो है इसमें दिशा नहीं है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, W बराबर F × D × cos थीटा, ये भी फार्मूला है वर्क का, कार्य का फार्मूला। कॉस थीटा क्यों? जैसे आप जब ट्रेवल करते हैं कभी, तो ट्रॉली बैग लेते हैं, ट्रॉली बैग में हैंडल लगा रहता है, आप उसको लेके चलते हैं, तो आप इधर को फोर्स लगाते हैं और ट्रॉली बैग इधर को विस्थापित होती है ना, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसके बीच में एक एंगल बनता है ना, इसीलिए कॉस थीटा का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको वर्क डन ऐसे जगह पे निकालना है, तो हम कॉस थीटा लेंगे कि इसके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, अगर तो थीटा जीरो है तो कार्य धनात्मक होगा। थीटा जीरो है मतलब, थीटा जीरो कब होगा? जीरो, तो कार्य धनात्मक है, मतलब सीधे सीधे चल रहा है मामला। ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऋणात्मक होगा, मतलब कि जो बल लग रहा है, इ- मान लो फोर्स इधर से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो ऋणात्मक हो गया। ठीक है, और थीटा 90 का मतलब है कि नीचे को लग रहा है बल, ऐसे में कार्य जीरो हो जाएगा। जब नीचे को बल लगेगा तो वहीं पे वो रुका रहेगा ना, डिस्प्लेस ही नहीं करेगा। एक नीचे को बल लग रहा है, नीचे को बल लग रहा है, उसको रोक रहा है। जब थीटा 90 हो गया तो मतलब बल नीचे को लग रहा है ना, 90 थीटा ऐसे तो होता है। जब थीटा नीचे को लग रहा है तो आप समझ रहे हैं ना, तो जब बल विस्थापन के लंबवत हो जाता है ना, बल इधर को लग रहा है, विस्थापन हो ही नहीं पा रहा है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब विस्थापन शून्य हो, अभी शून्य की हमने कब बात बताई ना, अगर कोई वस्तु मूव ही नहीं करती है, अपनी जगह पे ही स्थित है, तो वहां जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं होगा। फार्मूला यहीं रख के देख लो, विस्थापन ही नहीं हुआ तो कार्य ही नहीं हुआ, तो अगर डी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन तो जीरो हो गया ना भाई। ये चीज हमने बताई, पॉजिटिव, नेगेटिव और विस्थापन, ये फार्मूला भी याद रखना। कई बार थीटा दे के आपसे न्यूमेरिकल करवा लेगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, फोर्स दे दिया, डी दे दिया, थीटा का दे दिया, काश, काश का तो आपको मैथ्स की क्लास में बताया भी जाएगा, काश के सारे मान तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। यदि कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है, कोई पिंड है ये स्वतंत्र रूप से नीचे को गिर रहा है, तो बल, अब जैसे पिंड है ये नीचे को गिर रहा है, तो इसका भार कितना होगा? भाई मास इसका m होगा, लेकिन नीचे को गिर रहा है तो एक गुरुत्वीय त्वरण वाला बल भी लग रहा है, F बराबर mg, हमने बताया था ना, तो इसका भार W बराबर mg, तो इसका भार जो वेट हो जाएगा, वो इसका वेट जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा ये। और विस्थापन इसका क्या होगा? नीचे को आ रहा है तो इसकी जो हाइट होगी ये इसका विस्थापन होगा। मतलब अगर ये मान लो कोई 10वें मंजिल पर रखा और नीचे को चला आया, तो जो बीच की बिल्डिंग की हाइट होगी वो h होगी,
वो इसका विस्थापन होगा ना। पिंड ऊपर था 10वें मंजिल पे, अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया है, तो जो इस बिल्डिंग की हाइट होगी, जो इस मीनार की हाइट होगी, वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बल जो होगा, जो इसका भार है, वो इसका बल होगा। ठीक है, चूंकि मास है, नीचे ग्रेविटी लग रही थी, mg हो जाएगा। तो इस तरह फार्मूला निकल के आ जाता है, कार्य बराबर mg इंटू एच। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। W बराबर F इंटू डी होता है। डिस्प्लेसमेंट तो हाइट हो गई ना, मतलब कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, या किस 5 फ्लोर की बिल्डिंग ले ली, 5वें फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर से किसी वस्तु को फेंका गया नीचे को, तो ये ऊपर से नीचे डिस्प्लेस कर गई, इसका विस्थापन यहां से यहां पहुंच गया। तो विस्थापन कितना हुआ, जितनी बिल्डिंग की हाइट थी। तो डी बराबर एच हो गया। फोर्स कितना लगा, जितना उसका भार था। तो फार्मूला यहां से निकल के आया mgh। ठीक है, देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह धनात्मक कार्य होता है। धनात्मक कार्य क्यों होता है, ये भी आपको हमने बताया, कि जिस दिशा में नीचे को गिर रही है, उसी दिशा में गुरुत्वाकर्षण का बल भी लग रहा है, तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो न्यूमेरिकल से एक समझाने की मैंने कोशिश की है, चाहो तो आप देख लो। पिंड का भार अगर 10 न्यूटन है और ऊंचाई भी 2 मीटर की है, तो W बराबर F इंटू डी कितना होगा। पिंड का भार 10 न्यूटन है और ऊंचाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 × 2 बराबर 20, 20 जूल का इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। हमने कार्य की बात कर ली, हम अब बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, अब एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता। जैसे कभी हम आप घर पे बैठे रहते हैं, तो आप अगर लो फील करते हैं, कई बार होता है ना कि आज नहीं मन है, पढ़ने का मन नहीं है, आज करने का मन नहीं है, तो आदमी कहता है कि आज आज बहुत लो लो फील कर रहे हैं, आज कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। जो कार्य करने की क्षमता, जो कैपेसिटी ऑफ वर्क है, ठीक है, क्षमता क्या है, किसी काम करने के, टू डू वर्क, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। जो कार्य करने की हमारी क्षमता है, वही ऊर्जा है हमारी। ठीक है, एनर्जी। अच्छा, मैंने एक टॉपिक, एक एक लाइन यहाँ पे लिखी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। एनर्जी के बिना जीवन असंभव। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता ही नहीं होगी, आप डिस्प्लेस ही नहीं करेंगे, यहाँ से वहां नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज, अपने शरीर को नहीं कर पा रहे हैं, आप ऊर्जा शून्य हैं अगर, तो आपका जीवन असंभव हो जाएगा। समझिए बात को। अब इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। वही डिफिनीशन सेम। एक जूल क्या होता है, एक जूल हमने क्या बताया था, जूल बराबर एफ इंटू डी। ठीक है, एनर्जी बराबर एफ इंटू डी जब बताया तो मैंने क्या कहा था, कि एफ जो है न्यूटन होता है, डी डिस्प्लेसमेंट है, वो मीटर में होगा, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, तो इसका मात्रक भी, ऊर्जा की इकाई भी न्यूटन मीटर होती है। अच्छा, ऊर्जा क्या है, कि कई प्रकार की होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गई। कोई पिंड है, उसकी गति जो है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली में चलने वाले उपकरण क्या है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रहे हैं ना। आपने स्विच दबाया, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई और पंखा चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, परमाणु ऊर्जा, या जो न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं, जिनसे हम कई बार बिजली भी बनाते हैं, या अन्य युद्ध में भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो वो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। हीट एनर्जी क्या है, हीट कैसे आपको मिलती है, आग या धूप या हीटर से ही तो हीट मिलती है। लाइट क्या है, सूरज की रोशनी या एलईडी बल्ब। ठीक है, ये उसका उदाहरण है, किसकी, लाइट एनर्जी के हैं। केमिकल एनर्जी की, भोजन, इससे हमको केमिकल ही तो मिलता है। या कोई एनर्जी ड्रिंक हमने पी ली, उससे हमको केमिकल ही तो मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए भोजन ही तो है। बैटरी क्या है, उसमें केमिकल ही तो होता है, धनायन ऋणायन कैसे होते हैं, कैथोड एनोड, आपने पढ़ा होगा ना सब चीजें। ईंधन क्या है, केमिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या, म्यूजिक, आवाज, ये सब साउंड एनर्जी है। तो ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, ये एनर्जी के प्रकार हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब एनर्जी के टाइप्स हैं। तो ये भी जानना आपको जरूरी है। चार इसमें से पूछ दिया, एक कोई और दे दिया, पूछा बताओ ये कौन सा इसमें से ऊर्जा का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपको पेपर की दृष्टि से चीजों को देखना है। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, बस उतनी ही बात कर रहे हैं। तो हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही दिमाग में आता है, तो सब लोग, ये मान चलता हूँ कि 10वीं पास तो ही है, सबने हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ रखा है, ये मान के चला जा रहा है। अब गतिज ऊर्जा क्या है, किसी व्यक्ति के चलने पर, किसी व्यक्ति के चलने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो गतिशीलता जो है, जो किसी वस्तु की गतिशीलता कारण उसमें जो निहित होती है, वो गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की गतिशीलता के कारण उसमें निहित होती है, उस वस्तु में निहित होती है, वही गतिज ऊर्जा है, वही काइनेटिक एनर्जी है। जो वस्तु चल रही है उसमें गतिज ऊर्जा है। अगर साइकिल चल रही है, साइकिल में क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रही है।
एक व्यक्ति जब चल रहा है तो चलता है तो चलते चलते क्या होता है, उसमें एक एनर्जी आप फील करते हैं ना, वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी, वो गति के कारण, गतिशीलता के कारण उसमें उत्पन्न होती है, वो गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ बढ़ती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ बढ़ती है। आप तेज गति करेंगे तो आप में ज्यादा गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब कोई वस्तु है वो एकदम स्थिर हो गई, कोई व्यक्ति शिथिल हो गया, लेट गया, तो उसमें अब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं ना, वो गति नहीं कर रहा है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगी उसकी, ठीक है। कोई वस्तु है जो स्थिर है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। किसी निश्चित वेग से गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड पर उस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी निश्चित वेग से गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा, एक कोई पिंड है जो एक निश्चित वेग से गतिमान है, तो उस वेग को प्राप्त करने के लिए कोई वर्क किया जा रहा है ना, जो उस वेग को प्राप्त करने के लिए, उस वेग को स्थिर रखने के लिए कार्य किया जा रहा है ना, जो मान लो साइकिल है और उसको गतिमान अवस्था में रखने, जो एक कार्य हम कर रहे हैं ना, उसको उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए, निश्चित वेग में बनाए रखने के लिए, तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा और उसके द्वारा किया गया कार्य दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब फार्मूला की बात की तो हमने यहाँ पे बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी और स्क्वायर। अब एम क्या है यहाँ पे, एम से आपको क्या समझ में आता है, मास, तो ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया। वी क्या है, वेग, वेलोसिटी से वेग आया, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं, एक हमने एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत देखे जाते हैं, बहुत, इसलिए हमने ले लिया है। और ऐसे जब हम न्यूमेरिकल करा रहे होंगे, जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे होंगे, तो ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे हम, मैं अभी भी गारंटी करता हूँ। आप केवल सुनते चलिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा पीछे करिए, दोबारा सुनिए, आप सुनते चलिए, आप पेपर में बहुत आसानी से चीजों कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए हो सकता है आपको समझ में आ जाए। के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, अभी पीछे बनाया, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, एम मतलब मास, बी मतलब वेग, ठीक है। अब इस टू को इधर भेज दिया तो क्या आएगा, दो काइनेटिक एनर्जी बराबर एम और वी और स्क्वायर, समझ में आया। एम चूंकि मास है तो एक स्थिरांक है, वेग घटने बढ़ने वाली चीज है, तो हम एक चीज इससे तो समझ पा रहे हैं ना, क्या समझ पा रहे हैं, अगर गति को दुगना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, अगर गति को दुगना कर दें, 2v² हो गया, तो ये 4ke हो जाएगा ना, ऐसे समझ लो, मोटा मोटा बहुत समझते हैं तो, ठीक है। ठीक, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। एक 5 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, एक पिंड है, मास क्या क्या दिया है, 5 kg का है, चाल क्या दे दी, वी क्या दे दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यदि इसकी गति 20 मीटर पर सेकंड कर दी जाए, तो इसकी गति अब क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। मास तो सेम ही है ना अभी भी, तो गतिज ऊर्जा कितनी है, इसमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लगा दिया, हाफ, मास चूंकि सेम है, और अब 20 से चल रहा है ना, इसकी इसकी बात नहीं कर रहा है, तो 20 × 20 कर दिया, मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20 400 ही तो होता है। ये अपना काटा, तो इसको अगर 2.5, 2.5 × 4 कितना आ गया, 1000, समझ गए। तो एक बात हरदम याद रखना कि अगर वेलोसिटी हम दुगनी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। हमने कहा कि अगर हम वेग को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर वेग को 2 गुना करेंगे, अब ये इसको भी ऐसे भी ना समझो ना, सिंपल सिंपल समझ लेते हैं, बहुत सिंपल से, रुक जाओ हम बताते हैं आपको, थोड़ा हटा लें इसको। अब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी का मतलब कैसे कह रहे हैं हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ एम इंटू वी और स्क्वायर हो गया। कह रहा है अगर वेलोसिटी को हम 2 गुना कर दें, अभी v है, अब इसको हम 2v कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना कैसे हुई, ये दो इधर आएगा ना, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी तो करेंगे, तो ये 4 गुना हो जाएगी, ऐसे समझो कि वेलोसिटी अगर 2 गुना हुई तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। इसको एलैबोरेट भी कर सकते हैं, m1 v m2 बराबर v1/v2, ये एक लंबा प्रोसेस है, हम समझा, तो आप इतना याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये स्केलर है, वेक्टर ये भी नहीं है, ये भी एक अदिश राशि है, याद रखना।
ठीक है। किसी वस्तु को गति देने के लिए किया गया कार्य उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये अभी हमको आपने साइकिल वाले उदाहरण से हमने आपको समझाया था। अगर साइकिल को हमको समान वेग में बनाए रखना है तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है तो इसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। उतना ही चीजें कराई जा रही हैं जो 10वीं के एनसीईआरटी के बेस्ड हैं सब चीजें, और जो पेपर में आएंगी बहुत एक्स्ट्रा करा, मैं करा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या शेप में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसकी स्थिति या रूप में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में ऊर्जा उस स्थिति की वजह से होती है जिसमें वह रखी गई है। इसका फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला याद कर लो, ये बहुत छोटा टॉपिक है ना। अपनी स्थिति की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न कर रही है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अपने शेप साइज की वजह से इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जब कोई वस्तु ऊंचाई पर उठाई जाती, कोई वस्तु है उसको ऊंचाई पर उठाया गया, ये एक वस्तु यहाँ है ना, समझते हैं थोड़ा सा, समझ जाएंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें समझाने कुछ वैसा है नहीं, आप समझ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई वस्तु ऊंचाई पर उठाई जाती, मान लीजिए एक वस्तु है, इसको h हाइट पे उठाया गया, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, नीचे को कुछ ग्रेविटी भी लगेगी, है ना। तो वह ग्रेविटी के खिलाफ कार्य कर रहा है ना, क्योंकि ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस वस्तु को। ठीक है। इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं हम, स्थिति से ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, इसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर रहे हैं, इसको नीचे से ऊपर को ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी तो नीचे को लगती है ना, ले जा रहे हैं ऊपर को, तो ग्रेविटी के खिलाफ कार्य कर रहा है ना। ठीक है। इस कारण वस्तु में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। तो इसमें mgh, इसका भी वही फार्मूला है। ठीक है। इसमें g 9.8 है, देख लेना, अगर पेपर में आपको दूर दूर विकल्प मिले तो आप उसको 10 लेके भी सॉल्व करना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ी विशेषताओं पर बात कर लेते ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छे समझ में आए, थोड़े एग्जाम्पल्स भी लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अभी मैंने बताया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब कि अगर कोई वस्तु ऊपर है, इसकी स्थिति बदलने के लिए हम इसको नीचे है, इस ऊपर को भेज रहे हैं, तो ग्रेविटी चूंकि इसमें नीचे लग रही है, जब ऊपर को जाएगा तो ग्रेविटी के खिलाफ काम करेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें उत्पन्न होगी। ऊंचाई जितनी अधिक होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी अधिक होगी, उतनी ज्यादा स्थिति ऊर्जा लगेगी उसमें। ठीक है। स्थिर वस्तु की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो शून्य होती है। अगर कोई चीज नीचे ही रखी है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल हाइट, उसका कुछ हाइट उस जीरो है, जीरो हो गया ना, वो अपनी जगह पे ही रखी है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्राउंड पर ही है तो शून्य होगी ना। और जब वस्तु नीचे ऊपर से नीचे को गिर रही है, अगर ये वस्तु ऊपर है, यहां से स्थिति चेंज करके नीचे को आ रही है ना, तो रास्ते में उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ये भी अभी मैं मैकेनिकल एनर्जी के रूप में बता दूंगा आपको, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, ये एच हाइट से अगर नीचे को आ रही है तो ग्रेविटी नीचे को ही लग रही है ना, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बदलती रहेगी। क्या होगा कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये जब ये ऊपर से नीचे को आ रही है ना, तो ये बीच में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है इसका। ठीक है। जैसे कहा पानी की टंकी का उदाहरण है, पानी की टंकी, ऊंचाई पर पानी जब जाता है या उतरता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। धातु की स्प्रिंग से दबाना, जैसे या स्थिति ऊर्जा का एक अच्छा उदाहरण है, जब आप धनुष बाण गांव में खेलते हैं, उसमें तीर लगाते हैं, पीछे को आप एक फोर्स लगाते हैं और जब छोड़ते हैं तो ये अपनी स्थिति कैसे बदलता है, अपनी स्थिति ऊर्जा के कारण ही तो चेंज करता है ना। ये भी इसका एग्जांपल है। ये धातु की स्प्रिंग को दबाना, जैसे स्प्रिंग है ऐसे ऐसे, उस पर कोई मास से इसको अगर हम दबा के रखेंगे, ये हाइट उसकी कम ज्यादा होती है ना, पहले पिचकती है फिर ऊपर को उठती है, तो ये सब स्थिति ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। ठीक है। ये आपके आसपास ही चीजें होती रहती हैं। ठीक है। बस आपको समझने भर की देर है। तो आपको इसमें जो याद करना है वो mgh याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। अगर नीचे को है तो ग्रेविटी साथ काम कर रही है, ऊपर को जा रही है तो ग्रेविटी विपरीत काम कर रही है। ठीक है। ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। भाई एच पे तो डिपेंड ही करेगा ना, क्योंकि mgh इसके फार्मूले में ही है। आप ऐसे देखिए, अगर वस्तु जमीन से उठाई जाती है तो mgh है, और गिर गिर रही है तो ग्रेविटी के साथ आ रही है तो माइनस जीपी हो गया। ठीक है।
अब ये बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम। आपने पढ़ा होगा एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अदर। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा मैं, 10-15 मिनट का होगा। उस वीडियो में हम आपको हर एनर्जी को बताएंगे कि इससे ये करने पे इस एनर्जी में हो जाता है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके भी आते हैं ना कि जनरेटर में कौन सी ऊर्जा से कौन ऊर्जा में बदल गया ना, कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया, जनरेटर टरबाइन ने कर दिया। ये सब चीजें के लिए हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, इसलिए इसको इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं टॉपिक। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें हम करवा दे रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूँ कि अब टाइम आ गया कि फिजिक्स में ही ना फंसे रहें, थोड़ा आगे बढ़ा जाए ना। और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें हम टाइम भी दे रहे हैं बाकायदे। ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम अभी बताया, ऊर्जा को बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बताया ना। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर। किसी प्रणाली की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि किसी प्रणाली में कुल ऊर्जा जो है ना वो हरदम स्थिर रहेगी। अगर किसी प्रणाली में कुल ऊर्जा जो होगी वो हमेशा स्थिर रहेगी, कारण क्योंकि वो ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, टोटल एनर्जी हरदम कांस्टेंट ही रहेगी। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कोई चीज की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयुक्त रूप को ही तो हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा उसी को कहते हैं। ठीक है। अगर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो टोटल एनर्जी एम जी और एच हो जाएगी। समझ आया? अब शक्ति क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप में जितनी पावर होगी आप उतना काम कर पाएंगे, ऐसे समझिए बहुत देसी भाषा में। आप में जितनी पावर होगी आप उतना काम कर पाएंगे, कार्य करने के दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है। पावर क्या है? अब हमें डिफिनेशन पढ़ लो। पावर उस दर को कहते हैं जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित होती है। शक्ति क्या है? कार्य किया जाता है तो ऊर्जा ही तो स्थानांतरित होती है। जब आप बहुत पावर से काम करते हैं तो आप थकते क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उस काम में चली गई ना। जितनी जल्दी काम किया जाएगा, जितना तेज काम करोगे उतनी शक्ति खत्म होगी, उतनी अधिक शक्ति लगेगी आपकी। फार्मूला यहां से निकल के आता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। मतलब 1 मिनट के समय में या 1 यूनिट टाइम में जितना काम किया जाता है उसके अनुपात को हम कहते हैं पावर। ठीक है। आप जितने पावर से काम करेंगे उतना जल्दी कार्य होगा, उतनी जल्दी आप थकेंगे, आपकी एनर्जी भी उतना ही कम होगी। ठीक है। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क ही तो है। आप काम करने के दर को ही तो कहते हैं पावर। उसे निकल के आया। अच्छा, पावर की यूनिट पेपर में पूछी जाती है, ये इसको स्टार बना लीजिए, इसको करिएगा कि वाट होती है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। जूल क्या होता है? कार्य करने की दर, कार्य है। टाइम कार्य करने की दर हो गई। अगर बहुत बड़ी ऊर्जा की बात करें तो किलोवाट पर आवर का उपयोग किया जाता है। अगर किलोवाट पर आवर भी दे दिया गया तो ये भी ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। और एक बात ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आए हैं आपके लिए। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ ये गलत यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, आप समझ ना पाए शायद। 10⁻⁶ जूल। ये क्या है? 1 किलोवाट पर आवर, सॉरी 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो एक बेसिक बेसिक आपको मैंने वर्क, पावर और एनर्जी तीनों चीजें बेसिक बेसिक बता दी हैं। ठीक है। इससे जो क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें थियरी बहुत है नहीं, इससे ज्यादातर न्यूमेरिकल उठते हैं। ठीक है। तो पेपर में जो भी वन लाइनर न्यूमेरिकल आए हैं ग्रुप डी में स्पेशली, वो सब फार्मूला बेस्ड रहे हैं। जब हम आपको क्वेश्चन आंसर क्यू&ए सीरीज हमने बोला है ना कि प्रीवियस क्यू&ए कराएंगे, तो कराएंगे, बोला है तो कराएंगे। जब कराएंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थियरी बताऊं, बहुत कहानी बताऊं। ठीक है। तो बहुत ल्यूक्रेटिव लगेगा, सुनने में बड़ा मजा आएगी, लेकिन उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। तो हमारा उद्देश्य तो ये है ना कि हम जो भी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, हम और लोगों से कैसे अलग हैं। हम उस इसीलिए तो अलग हैं कि हम अपने आप को बेचने नहीं बैठे हैं ना, हमारा कोई कोर्स तो बिक नहीं रहा है। तो हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप जो चीजें यहाँ पे सीखें, जो चीजें यहाँ पे करें, उससे आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो। ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करें। तो अभी तो मैं सबसे इतना कहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, उन लोगों तक आपको इस चीज को पहुंचाना है। तो आज के लिए
इतना ही है, छोटा टॉपिक था, बहुत थियरी थी नहीं, बहुत कहानियां करके 50 मिनट का वीडियो में कर सकता था, बट कोई मतलब नहीं है। तो मुझे समझ लगता है कि आप काइनेटिक गतिज ऊर्जा भी समझ गए हैं, जो गति से हो स्थितिज ऊर्जा अपनी स्थिति के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डी कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। मैंने बैग वाला उदाहरण बताया, तो मैं चीजें थोड़ी देर बता दी, और इससे जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन फॉर्म में हम कर रहे होंगे तो उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।